सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए कई बार ऐसे पंथ चले हैं। सीधे तरीके से नाम बता दूं तो गायत्री, सदगुरु सदाफल, ब्रह्म कुमारी और कुछ हद तक इस्कॉन को भी उसमें जोड़ सकते हैं। बहुत हद तक जोड़ सकते हैं, कुछ हद तक क्या, उसके अतिरिक्त आप उसमें सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। ये कुंडली जिनकी है, इनका नाम राधे है, गजानन है, गणेश है, जो भी रख लीजिए, राधे रानी है। और ये कुंडली मुझे आई है प्रयागराज इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न की कुंडली, वायु तत्व की ये कुंडली, वायु तत्व की ये राशि होती है। विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति धनी होता है। बहुत अच्छे तरीके से इस कुंडली को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों को एक बात बताऊं। इन्होंने मुझे सवाल जो लिखा है वो आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। इन्होंने सवाल में लिखा है, करियर कैसा रहेगा, सीटेट, यूपीटीईटी, बीएड, पीएचडी 2013 में हिस्ट्री से कर चुकी हूं। 2011 से 13 तक जेआरएफ भी मिला है मुझे। गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी है, बट कुछ महीने पढ़ाने के बाद किसी न किसी वजह से नौकरी छूट जाती है। 2017 से अभी तक कोई भी नौकरी मेरे पास नहीं है। 2018 में मेरी शादी हो गई। 2020 में मुझे एक बच्ची हो जाती है। सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है, या मुझे प्राइवेट नौकरी ही कर लेनी चाहिए। राहु की दशा जब से शुरू हुई है तब से अपनों से मनमुटाव होता है, पैसों की कमी लगी रहती है, करियर में रुकावट होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। मदर इन लॉ के चलते कभी कभी घर में पति से झगड़ा होता है। हस्बैंड अच्छे हैं, करियर के लिए सपोर्ट करते हैं, बट सास किसी न किसी काम में फंसाए रखती हैं, या ये वो चाहती हैं कि ना लगे। इस साल आईसीएचआर से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई करने वाली हूं। ऑल इंडिया से 10 लोग के लिए जाते हैं, इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर इन्होंने आगे लिखा है, अध्यात्म और ज्योतिष में रुचि है। 2-3 बार गायत्री अनुष्ठान भी करवा चुकी हूँ। शांति कुंज में भी 9 दिन अकेले रुककर अनुष्ठान किया था। दुर्गा सप्तशती डेली पढ़ती हूँ, हवन भी करती रहती हूँ, बट बीच बीच में पूजा कम हो जाती है। हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ भी कर चुकी हूँ। बेटी होने को भी थी तो पूरा शिव महापुराण पढ़ा था। अध्यात्म की यात्रा कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, गज केसरी योग का फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कभी इतना पैसा होगा कि अपना स्कूल खोल सकूं। और योगा मेडिटेशन करती हूँ। राहु की महादशा में सब बंद हो गया है। बहुत बार ऐसे सपने आए जो सच हुए। 2011 में तो पीसीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सपने में पहले ही मैंने देख लिया था। ऐसा ही एमए में भी हुआ था। 1993 में आदि आदि घटनाएं। मैंने ये सवाल क्यों पढ़ा है? ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि किसी एक व्यक्ति के सवाल को मैं दूसरे व्यक्ति को क्यों सुना सकता हूं, अधिकार नहीं है, और ये सही भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कुंडली के सवाल अलग होते हैं। पर वस्तुतः अगर ये सारे सवाल आप पढ़ेंगे तो ये सब धरातल के सवाल हैं। हमारे पास कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं आता जो बहुत ही अनोखा हो। तो ये बात सामने से समझ में आती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लगभग समस्याएं एक कैटेगरी में ही आती हैं। या तो धन की समस्या है, या तो फिर संतान से है, या तो सास बहू के झगड़े, या तो पति पत्नी का संवाद, या वार्तालाप आपस में। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि हमारी रहने का जो प्रक्रम है, या जो जिस तरीके से हम रह रहे हैं जिस जीवन में, यहाँ के सवाल भी बड़े अद्भुत और अनोखे नहीं है, बिल्कुल सामान्य ही है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो इससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही सरल सी बात है। आइए मैं आप लोगों को इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। पर उससे पहले मैंने बात कही थी कि प्रत्येक दिन सुबह वाले कार्यक्रम में 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो जाता है, उसमें मैं आपको स्मृति ग्रंथ से, मनुस्मृति से एक अच्छी बात बताऊंगा। पर इसकी शुरुआत मैं आज से करूं, और इसके आरंभ में ही आपको बताऊं, 56 प्रकार के स्मृति ग्रंथ माने गए हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि 28 प्रकार के हैं, पर प्रमुखतया 18 प्रकार के स्मृति ग्रंथ बने हैं। स्मृतियां, ये स्मृति भगवान नारद जी के पहले पुत्र भगवान मनु, जो साक्षात वेद के, पुराणों के, धर्मशास्त्र के रचयिता, या फिर उन्हें ये ना कह के आप उन्हें ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही हमें मानव को जीने के लिए संविधान दिया है।
आज के संविधान में टूट फूट बाकी है और इसमें आपको वक्त पड़ने पे, एक समय पे आने पे आपको उसमें संशोधन करना पड़ता है। पर भगवान मनु के द्वारा जो लिखी गई स्मृति ग्रंथ है वो कभी भी संशोधित करने की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। आप धर्म ग्रंथों को जब उठा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि जीवन के वास्तविक पद्धति के बारे में क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है और कैसे अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। भगवान मनु चतुर्मुखधारी भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। इन्होंने ही स्मृति को सबसे पहले मनु को समर्पित किया था और भगवान मनु ने उसका उपदेश अपने संततियों को किया था। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बाकी आगे ये चीजें ऐसे ही जारी रहेंगी और इसमें आपको जीने के नियम पता चलेंगे, जिसमें कई बार आपको यह सुनने को मिलेगा कि ब्राह्मण किससे विवाह कर सकता है, ब्राह्मण किसके साथ सैया का सुख भोग सकता है, क्षत्रिय के कर्तव्य क्या हैं, वैश्य कहां तक अपनी स्वतंत्रता रख सकता है, शूद्र की स्थिति किसी कही गई है, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। आमतौर पे आपके दिमाग में जो बातें डाली गई हैं क्या वास्तव में वही कैटेगराइजेशन किया गया है या फिर आपके दिमाग में कुछ गलत बात डाली गई है? ये चीज समझने की आवश्यकता है। ये चीज जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक सनातन धर्म प्रत्येक पल कमजोर होता जाएगा, जो वास्तव में सिर्फ इसी बात से मजबूत होता है कि आपने और प्रत्येक सनातनियों ने अपने सनातन धर्म को अपने अंदर कितना जिंदा रखा है। सूर्य को अर्घ देना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, गुरु मंत्र का जप करना, गुरु दीक्षा लेना आदि आदि जब तक आप अपने जीवन में समाहित करके नहीं रखेंगे, ये प्रत्येक पल एक बात बड़ी अद्भुत है, याद रखिएगा। भगवत शंकराचार्य की बात है, आप लोगों को बताऊं, आपके ही संस्कारों से आपको ही दूर करना और फिर किसी न किसी तरीके से आपको संकरित बना देना, किसी न किसी तरीके से आपको संकरित बना देना, ये प्रकल्प चला हुआ है कि सनातनियों को, कि हिंदू धर्म शास्त्र में विश्वास रखने वालों को, पुराण और वेदों में विश्वास रखने वालों को कैसे उनके संस्कारों से तोड़ा जाए। इसी वजह से तो क्या किया गया, आपके गर्भाधान के संस्कार को सबसे पहले विलुप्त कर दिया गया। आपके यज्ञोपवीत, आपके नामकरण, आपके चूड़ाकरण, आपके जितने भी संस्कार हैं वो सबको जो आज पालित कर रहे हैं लोग, जो उसको मान रहा है, उसको क्या कहा गया, ये पिछड़ा है, ये पिछड़ा है, ऐसा माना गया है। और ऐसा लोग बना देते हैं, आपके दिमाग में ये बातें डाली गई हैं। भगवत पाद शंकराचार्य ने ये बात कई बार कही है कि जो व्यक्ति संस्कार से विहीन है वो निश्चित रूप से मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कार ही उसकी सुरक्षा और संस्कार ही उसके ढाल बनते हैं। आइए मिथुन लग्न की कुंडली और इसके बारे में जानेंगे। ये बात मैंने इतनी बताई, ये प्रत्येक दिन आप लोगों को समझना चाहिए और ऐसे आप लोग बैठ करके चुपचाप इकट्ठे होकर के बैठिए और मुझे देखिए। ये बात मैंने कही, सबसे पहले इनकी कुंडली में जो लग्न बना है वो 25 डिग्री 4 कला का पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, ये बात बहुत ही सावधानी से समझने वाली है, अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है या लग्न आपका पुनर्वसु नक्षत्र का बना है या चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होगा जैसे व्यक्ति धर्म से, व्यक्ति अध्यात्म से, व्यक्ति लोगों को सहायता करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है और वो बहुत ही विनम्रता से अपना जीवन जीना चाहता है। पर कई बार ध्यान से समझिएगा, इसी में आपके सारे सवालों का उत्तर है, जो आपके नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है और आप दरअसल इसके लिए दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा कर रहे हैं। तो दरअसल आपकी कुंडली में आपका जो लग्न बना वो पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण का बना है, जिसके पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र, लग्न किसका बना, बुध का, नक्षत्र किसका हुआ, गुरु का, चरण के अधिपति कौन हुए, शुक्र हुए। अब जरा विचार करिए, तो देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हो गए और शुक्राचार्य हो गए, शुक्र जो हो गए वो हो गए दैत्यों के परम गुरु आचार्य, और बुध कौन है। तो अब एक कहानी सुनाता हूं। बुध देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा बड़ी सुंदर थी, दिव्य कन्या थी और उन पे चंद्रमा का मन मोहित होता है। वो चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को
उनका अपहरण करके अपने पास लेके आ जाते हैं। इस झगड़े में देवासुर संग्राम छिड़ जाता है। बीच में आते हैं चतुर्मुखधारी भगवान ब्रह्मा। आकर के किसी तरीके से उन्होंने झगड़ा शांत कराया। देवगुरु बृहस्पति को उनकी पत्नी तारा को लौटा दिया जाता है। लौटा देने के बाद देवगुरु बृहस्पति ने अपने गर्भ क्षेत्र में, मतलब तारा के गर्भ क्षेत्र में किसी और का गर्भ पलते देखा। उन्होंने उसे नष्ट करने की आज्ञा दी। ऐसा न करने के कारण तारा ने उस गर्भ को अणु रूप में बाहर निकाला। उसके बाद उनसे पूछा गया तारा से, यह संतति किसकी है? जब तक तारा कुछ बोलती तब तक वो संतति जो उनके गर्भ से निकला था बच्चा, वो खुद अपनी माता तारा को सत्य बोलने के लिए डांटता है, तुम बताओ मैं किसका पुत्र हूं। तब तक दोनों को शांत किया जाता है और वो पुत्र चंद्रमा को वापस लौटा दिया जाता है। चंद्रमा का वो गर्भ था, वो पुत्र चंद्रमा को दे दिया जाता है। उसके इस विलक्षण वार्ता करने के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुद्ध रख दिया, क्योंकि वो बुद्धिमान था। और यहीं से अथर्ववेद की उपस्थिति भी होती है। भौतिकीय धरातल पर जो बुद्ध हैं वही अथर्ववेद के प्रणेता भी कहे जाते हैं, क्योंकि अथर्ववेद में ही समस्त प्रकार के ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे गणना, जैसे अर्थशास्त्र, जैसे टोना टोटका आदि आदि चीजें जो आप सामान्यतः हमारे जीवन में प्रत्येक दिन उपयोग होती हैं चीजें, उनका उन्हें प्रणेता बनाया गया और उनको अथर्ववेद में रखा गया। अथर्ववेद इसी वजह से भगवान बुद्ध को उसमें व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी जो व्याधियां हैं, रोग, शोक, द्वेष आदि, इन सब का उसमें सब कुछ निदान बताया गया है। वो अथर्ववेद में बताया गया है और उसके प्रणेता ग्रह बुद्ध को माना गया है। यहीं से बुद्ध को व्यवसाय का कारक ग्रह भी माना गया और यहीं से बुद्ध को कैलकुलेशन का पावरफुल प्लेनेट भी कहा गया है। ये बात रही बुद्ध की। तो दरअसल अब बुद्ध के पास तारा का भी बल रहा, देवगुरु बृहस्पति का भी बल रहा, चंद्रमा का भी बल रहा, और वो अपने बल से तो युक्त थे ही। इस कारण से ही बुद्ध अति विलक्षणता के प्रभाव से युक्त होने के कारण संपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और इनके ऊपर किसी एक का प्रभाव नहीं है, इनके ऊपर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। गुरु, चंद्रमा आदि आदि दोनों ग्रहों का प्रभाव है और क्रमशः ये तारा के भी गुणों को लेकर के बैठे हुए हैं। इस कारण से इनके पास सफेद रंग भी है, हरा भी है, दुर्वा दल की तरह श्याम भी है और लाल भी है। चंद्रमा का सफेद, देवगुरु बृहस्पति का पीला और तारा का लाल। तो ये जो मिश्रण बनता है वही इन्हें दुर्वा दल के समान, दुर्वा का जो अग्रभाग होता है उसके सदृश इनका रंग बना देता है। और इसी वजह से चूंकि इनके ऊपर कई सारे ग्रहों का प्रभाव या कई का मिश्रण है, इस वजह से इन्हें नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। नपुंसक ग्रह दो है, एक बुध और एक शनि। आगे बताऊंगा कभी और भी। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां पे चरण के अधिपति शुक्र हो गए और लग्न के अधिपति बुध बन गए और नक्षत्र के अधिपति गुरु बन गए। तो बुध की दशा इस कुंडली के लिए सामान्य जाएगी और शुक्र और गुरु की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी जाएगी। शुक्र इस कुंडली के पंचमेश और गुरु इस कुंडली के दशम भाव के अधिपति, जो सर्वाधिक बलवान भाव है। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति को यह राशि मिली और वो जन्म कुंडली में स्वग्रही बैठे। बुध इस कुंडली के लिए छठवें भाव में बैठे हैं। बुध की दशा इस जातक के जीवन में कमजोर जाएगी। इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ है, यह बात मैंने यहां तक बताई। वस्तुतः ये कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। अब इन्होंने एक सवाल जो मुझसे पूछा था कि क्या मुझे गज केसरी योग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा हैं देवी, और ये चंद्रमा आपकी कुंडली में अमावस्या दोष भी तो लगा रहे हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस कारण से ही आपको कई बार अर्ध सरकारी नौकरी मिली या थोड़े दिन आपने सरकारी नौकरी करा, उसके बाद फिर वो छूट जाता है। एक तो राहु की दशा ऊपर से चली होगी, उसके पहले गुरु भी चले हैं, तो उसके पहले मंगल भी चले। तो मंगल इस कुंडली के लिए लाभ भाव के अधिपति होने के साथ साथ छठवें भाव के अधिपति होते हैं। बैठे कहाँ हैं?
शत्रु के घर में। अब यहाँ के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में पहले ही परिवर्तन कर रहे हैं। अब इस कारण से व्यक्ति को चीजें मिलते 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 रह जाती हैं और प्रतियोगिता शामिल हो जाती है। पर वस्तुतः अगर आप बात करें तो आपकी कुंडली में आपका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है, इस वजह से भी आपका काम रुकता लटकता पटकता रहता है। केंद्र के 3 घर खाली तो कुंडली कमजोर। धन भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति जब सप्तम भाव में बैठे हों, लग्न को देख रहे हों, गुरु के साथ लग्न को देख रहे हों, तो व्यक्ति को खुद का कारोबार करना चाहिए। आप अपनी कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर सकती हैं और प्राइवेट सेक्टर का जॉब आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है? इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं एक शब्द भी नौकरी के मामले में नहीं कहूंगा। आप या तो खुद की नौकरी करिए, खुद का काम शुरू करिए, क्योंकि चंद्रमा कुछ ऐसी ही स्थिति बना करके बैठे हैं कि आप खुद की नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, या इसके साथ आप किसी के साथ व्यापार में या किसी के साथ पार्टनरशिप में जा करके आप काम कर सकते हैं। तो मैं शुरू में पुनर्वसु नक्षत्र पे था, जिसमें बात कह रहा था कि कई बार आपके सीधेपन को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, और चूंकि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, लग्न पुनर्वसु नक्षत्र का बना है, इस कारण से सास ससुर के साथ बिगड़ने की घटना यहीं से बननी शुरू हुई है। इसके पीछे अन्य ग्रहों का कोई चाल नहीं है। ये समझने की बारी है कि वस्तुतः आपके जीवन में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसका वास्तविक कारण कहां से बन रहा है। आप अभी तक क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं आपने मंगल को दोष दिया होगा क्योंकि इसकी दृष्टि यहां पे है, पता नहीं आपने दशाओं को दोष दिया होगा। हालांकि दशा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके जीवन में घटित होने वाले घटनाओं के पीछे। पर एक बात जरा विचार से समझिएगा, आपकी कुंडली में अगर प्रधानमंत्री बनने के योग उपस्थित होंगे, राजा बनने के योग उपस्थित होंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात है। अगर आपकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग उपस्थित होंगे, तभी तो वो प्रक्रम और वो ग्रह महादशा अंतरदशा में आएगा, तो आपको पराक्रम से, आपके पराक्रम का परिणाम देगा और आपको पराक्रमी होने के बाद आपको प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर योग उपस्थित ही नहीं होंगे तो आपकी कुंडली में क्या महादशा सिर्फ परिणाम दे सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपकी कुंडली में योगों का जन्म कुंडली में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर योग उपस्थित नहीं होंगे, जैसे आपने मुझसे पूछा पंडित जी मैं आईएएस बन सकती हूं, मैंने कहा हाँ, पर क्या ये इतने मजबूत है कि मुझे आईएएस बना के ही छोड़ेंगे? मैंने कहा नहीं, ये इतने मजबूत नहीं है। कुछ हद तक आपको आईएएस की प्रिपरेशन में लेके जा सकते हैं, परीक्षा में बिठा सकते हैं, उसके सवालों से आपका जो है वो लेना देना हो सकता है, उस परीक्षा में बैठ करके आप उसके अनुभवों का संग्रह कर सकते हैं। पर वस्तुतः उसमें परिणाम पाने की जब बारी होगी तो वो ग्रह इतना बलशाली नहीं है कि आपको वो बना के ही छोड़े। तो तात्पर्य मेरा ये था। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो विलक्षण नहीं है, इस कारण से ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी में दिक्कत होती है। ये तो गुरु के साथ बैठे हैं तो थोड़े से आपके अंदर आपके मनोभावों को सकारात्मक बना करके रखा हुआ है, नहीं तो ये और भी ज्यादा आपको पाड़ पाड़ करके मारते। हाँ, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे अब एक बात और भी है, यहाँ सूर्य और चंद्रमा के, ये पश्चिम दिशा है, चंद्रमा यहाँ पे अपने केंद्र के उस भाव से वो केंद्र में बैठे हैं जहां पे ये बलवान होते हैं। अगर शुक्र अपने दिग्बल क्षेत्र से या अपने उच्च की राशि से केंद्र में बैठेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा ने आपको व्यवस्थित करके रखा है। और कई बार व्यक्ति, आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर यह बात बता दूं कि जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है और जो आपके लग्न के नक्षत्र की स्थिति बन रही है, जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बन रही है, जो लग्ने षष्ठम भाव में छठवें भाव में बैठे हैं उसकी स्थिति बन रही है, उसके आधार पर व्यक्ति कई बार लोगों के लिए, सामने वाले जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उसके लिए आप कई बार पागलपन या पागल ही बता दिए जाते होंगे। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सामान्यतया ससुराल से, सास से, ससुर से, ननद से आदि से जो ये प्रक्रम होते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो इन लोगों से जो है वो बनता रहता है। वो आपके खिलाफ षड्यंत्र और राजनीति करते रहेंगे, एक सामान्य सी बात है। इसमें आपके ही कुंडली का प्रभाव है, इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। सामान्यतः आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, आप उसके लिए सीधे तरीके से ये कह देते हैं। जैसे आपने कहा कि सास ऐसी या पति ऐसे, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अगर आपके ही जीवन में अगर आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में या फिर आपके जन्म या पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही आप ऐसे फल को भोगने वाले बन रहे हो। क्योंकि प्रारब्ध का 3 फल क्या क्या मैंने बताया था, एक आपकी जाति, दूसरा आपकी आयु और तीसरा आप कितने उसको भोग रहे हैं। है कि नहीं बात, कि आपने जन्म कैसा लिया, आपने उसको भोगा कैसे
और उसके बाद आप उसको कैसे जी रहे हैं, मतलब आपके प्रारब्ध का ही परिणाम है कि आपको ऐसी कुंडली मिली है। तो कहने का अर्थ है कि इसको समझने की बारी है और उसको इनकाउंटर करके उसमें सकारात्मक पेज और पन्ने जोड़ने की आवश्यकता बाकी बची रहेगी कि आप अपने कर्म क्षेत्र को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाएं ताकि ये कुंडली का प्रतिफल बदल जाए, और कम से कम वो बदले नहीं तो कुछ कम हो जाए। इसलिए कुंडली ज्योतिषियों को दिखाई जाती है। तो वस्तुतः आपकी कुंडली में ये शुक्र अष्टम भाव में आपको रिसर्चर बना रहे थे। आपने इतनी जो डिग्रियां धारण करी हैं वो कहां से? मैंने बात कही थी, अभी कल ही एक शॉर्ट बनाया था मैंने, जिसमें बात कही थी कि लग्नेश या जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जैसे आपकी कुंडली में सम संख्या की राशि बनी, शुभ ग्रह बैठा, तो सम संख्या की राशि में शुभ ग्रहों का बैठना कुंडली को और उस भाव को बलवान बनाता है। तो सम संख्या की राशि बनी, अष्टम भाव में शुक्र। अष्टम भाव के शुक्र के बारे में मैंने बात कही थी, कितने सारे सूत्र याद आ जाते हैं, समय कम पड़ जाए कभी कभी। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में मैंने बात कही थी कि अष्टम भाव के शुक्र व्यक्ति को खूब ब्रॉड माइंडेड बना देते हैं। आपके पास डिग्रियों की कमी नहीं है। वो क्यों? ये इस ग्रह ने कराया था। और आपका अधिकार जो आप कई बार नजदीक पहुंच करके छूटे हैं, या कई बार आपके हाथ में जो चीज आकर के मिली है और फिर वापस चली गई है, वो इसके कारण क्योंकि छठवें भाव के अधिपति एकादशवें, नवम में, नवम के अधिपति एकादशवें में, छठवें में ये जो संपर्क बना है शनि और मंगल का परिवर्तन, वस्तुतः ये दोनों खुश हैं। इस वजह से ही कम से कम आप प्रतियोगिता की परीक्षाओं में बैठी हैं, नहीं तो वो बैठने भी नहीं देते, वो पढ़ाई भी पूरी करने नहीं देते। और कम से कम आप एक बार, दो बार, तीन बार में सफल हुए हैं, वो इसके कारण क्योंकि लग्नेश छठवें भाव में बैठा था, शनि केतु का प्रभाव था, इस कारण से ऐसा हुआ। नहीं तो आप और भी ज्यादा नैराश्य के भाव से युक्त, साहसी नहीं, बुद्धिशाली होने के बावजूद भी अपने पराक्रम को सही तरीके से और समुचित तरीके से नहीं समझने वाला बना देता। परंतु ये ऐसा हुआ है, और आपके अंदर जो सकारात्मक भाव है वो गुरु और चंद्रमा के एक साथ बैठने के कारण ही हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो दरअसल आपके अंदर जो धार्मिक पक्ष बना है, जो आपके अंदर आध्यात्मिक चिंतन बढ़ा है, जो आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, आपका वैचारिक जो उद्गार है वो अगर सकारात्मक और श्रेष्ठ बन रहा है, तो वो गुरु और सूर्य के कारण और चंद्रमा के कारण बन रहा है, क्योंकि यही तीनों ग्रह नेचुरली आपको बैलेंस करना चाहते हैं। और जो आपको नौकरी नहीं मिली है उसके पीछे का कारण चंद्रमा, क्योंकि वो पापग्रह बन रहे थे, और वस्तुतः सूर्य और चंद्रमा का वो जो कमजोर सप्तम भाव बना है, ये आपकी कुंडली में रोजगार और डेली रूटीन को खराब कर रहा है। आप कोशिश करिए आपका दिनचर्या कम से कम ठीक हो जाए। सुबह से लेकर के शाम तक में कोशिश करिए जितनी ज्यादा हो सके अपने समय का बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि अभी राहु में शनि है और इस कुंडली में वो अष्टमेश होने का उन्हें दोष भी लगेगा, भाग्येश होने के साथ साथ छठवें भाव में बैठ करके आपकी आयु और आपके प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। आपने एक बात पूछी थी कि पंडित जी ये जो है मैं स्वप्न में भी बहुत सारी चीजें देख लेती हूं, ये ऐसा क्यों? ये अष्टम भाव का शुक्र और जन्म कुंडली में इस भाव का अधिपति इस भाव को देख रहा है। और दरअसल आप जब विचार करेंगे तो आपकी कुंडली में लग्नेश अष्टमेश के साथ बैठा है। अष्टम भाव क्या है? स्वप्न का। अष्टम भाव क्या है? विचारों में जाने का। अष्टम भाव क्या है? चिंतन का। अष्टम भाव जो होता है वो व्यक्ति को निद्रा का भी होता है और अनिद्रा का भी होता है। ये सुख का भाव है तो दुख भी यहीं से देखा जाएगा, ये निद्रा का है तो जागने का भी है, ये मोक्ष का भी है तो दुख का भी है। जिस भाव से जो विचार किया जाता है उस भाव से उसी के विपरीत का विचार किया जाता है। जिस भाव से यहाँ पे आप लाभ के बारे में विचार करते हैं तो लाभ यहाँ से भी देखा जाता है, क्योंकि ये आपके मेहनत के बाद परिणाम का भाव होता है। तो वस्तुतः इस भाव के अधिपति अष्टम में, तो ये तो बहुत कमजोर बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिपति अगर शुभ ग्रह बने हों और अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हों तो खराब नहीं है, क्योंकि किसी भी भाव में अगर शुभ ग्रह की राशि बनी हो और वो 4 घर आगे बैठा, शुक्र अष्टम भाव में खराब नहीं होते। पर वस्तुतः अगर उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई परिणाम ना मिले तब वो खराब हो जाएंगे। तो जैसे शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना मिले, तो यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह आपकी कुंडली में नहीं देख रहा, उल्टा राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि। इस कारण से कई बार आपकी कुंडली का पंचम भाव जो आपने मेहनत किया था वो यथावत आपको नहीं मिलता है। रिकॉग्निशन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जो आपका गौरव है, जो आप दीपक बनने की कोशिश करती हैं और दूसरों को उसकी रोशनी देना चाहती हैं, पर वस्तुतः वो करते कुछ और है, होता कुछ बिल्कुल उल्टा है, पलट जाता है। क्योंकि एक तो दशा और ऊपर से आपकी कुंडली में अष्टम भाव के शुक्र, कुछ हद तक वो अच्छा परिणाम दे रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छा वो इस मामले में हो रहे हैं कि आपकी एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, आपके सोचने और समझने की क्षमता विकसित कर रहे हैं, आपको अनुभवी बना रहे हैं, आपको प्रेमी बना रहे हैं, और दरअसल ये कामुक भी बना रहे हैं। आपकी कुंडली में सीधे अब आपके सवालों के उत्तर पे आ जाऊं। प्राइवेट नौकरी की तैयारी कहीं मिल रही है तो पकड़ लीजिए, या किसी के साथ बैठ करके कोई पार्टनर बना करके अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। आपके पास इतनी पढ़ाई आपने करी है
और इतनी डिग्रियां आपके पास हैं, तो आप कोई अपना कारोबार जल्दी शुरू करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में कम से कम शनि और बुध गुरु लग्न को देख रहे हैं। मंगल का प्रभाव थोड़े से अस्त व्यस्त कुंडली में अवश्य ही थोड़ी सी चीजें जरूर हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली में अगर मैं कुछ अच्छा ढूंढने चलूं तो यहाँ पे सूर्य कम से कम बैठे हैं पर राहु के साथ है, लग्नेश 6वें भाव में है, और यहाँ पे चंद्रमा, गुरु का प्रभाव यहाँ राहु केतु के संपर्क में। यहाँ मंगल जो है वो थोड़े से कष्टप्रद, हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर में यहाँ भी दिख रही है चीज, यहाँ भी सूर्य राहु से संपर्क में, सरकारी नौकरी में दिक्कत। यहाँ शिक्षकीय योग बना है, पति से व्यापार को और भी आगे बढ़ाने, पति के साथ मिलकर के भी आप चाहें तो या उनके सहयोग से कुछ काम जरूर ही शुरू किया जा सकता है। आप थोड़े आलसी भी हैं और थोड़े लुंजपुंज भी हैं, कुछ सकारात्मक सोचते हैं पर वस्तुतः वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। राहु की दशा है, विचार करिएगा, फाइनल बात बोलता हूं, ये आपके दिमाग में पुलाव पकाता है पर वस्तुतः जमीन पे पकने नहीं देता। मतलब मेरे कहने का है कि आपको जितनी जल्दी हो सके भगवान के मंदिर में जाकर के कम से कम महीने 2 महीने किसी मंत्र का जप किया करिए। और इतना सारा जो आपने किया है, ये अग्नि में हवन वगैरह किया है, ये महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप अगर किसी गुरु से गुरु दीक्षा अगर आपके पति ने लिया हो तो उस मंत्र का जप कर लीजिए। और जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं, इस मंत्र का भी जप आप करेंगे तो आपको कम से कम संपूर्ण गायत्री पढ़ने का फल मिल जाएगा। महिलाओं को गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग पता नहीं कि आपने किसका नाम लिया है इसमें, गायत्री परिवार के बारे में लिखा है ना आपने, क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। कहाँ गए थे आप? योगा मेडिटेशन करती हूं, कहाँ गया था आपने? कुछ लिखा है ना कहीं, हरिद्वार पता नहीं कहा, तो वो चलिए ठीक है। पर वस्तुतः मैं आप लोगों को बताऊं, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए कई बार ऐसे पंथ चले हैं। सीधे तरीके से नाम बता दूं तो गायत्री, सदगुरु सदाफल, ब्रह्म कुमारी, और कुछ हद तक इस्कॉन को भी उसमें जोड़ सकते हैं, बहुत हद तक जोड़ सकते हैं, कुछ हद तक क्या। उसके अतिरिक्त आप उसमें धन गुरु, जनधन गुरु ये भी होते हैं। और इसके अतिरिक्त आप आजकल हमारे यहाँ गांव में शिव चर्चा भी चल रहा है। तो ये सब किसी न किसी तरीके से प्रकल्प ऐसे हैं जो सनातन धर्म को और कैसे उनमें तोड़ मचाया जाए, कैसे उन्हें तोड़ा जाए, इसके लिए है। तो सत्य सनातन धर्म के वास्तव में संरक्षणकर्ता बनिए, उसके पोषक बनिए, उसके अवशोषक मत बनिए। क्लियर है? स्पष्टतया बोल रहा हूं, अगर इस पे बात करनी होगी तो निश्चित रूप से मुझे बात कर लीजिएगा, मैं उपस्थित हूं। पर यह आपकी कुंडली है। दूसरे नंबर पे इस कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है। 2033 के 9वें महीने तक आर्य समाज भी उसी में है। उनका तो भूल ही गया था, आर्य समाज भी उसी में है, क्योंकि ये भी शंकराचार्य के मतों में विश्वास कई बार नहीं करते, और कई बार ये भगवान की प्रतिमूर्ति में तो वो तो आप जानते ही हैं, पर उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले लाजवर्त, गणेश चतुर्थी का व्रत, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, और कम से कम गाय की सेवा, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ या 5वें अध्याय का पाठ, रात को सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुना करिए। प्रत्येक दिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का, गजेंद्र मोक्ष भी रात में अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। आपकी कुंडली के लिए तुला राशि और कुंभ राशि बहुत अच्छी रहेगी। मेष राशि के लोग भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। बच के रहिएगा कर्क, वृश्चिक, मकर और वृषभ वालों से। आपकी कुंडली में बुध के पास ज्येष्ठा नक्षत्र का है, वो तार्किक और समझदार बहुत अच्छा है, पर उसको मौका नहीं मिल रहा, या यूं कह सकते हैं कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। शनि राहु केतु का संपर्क आपकी कुंडली के 6वें भाव से है, इस वजह से स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आगे आपकी कुंडली में बुध की दशा में एक संतति प्राप्त करने के योग आ रहे हैं 2023 के 8वें महीने में, पर उस समय गुरु और जन्म कुंडली में शुक्र को अवश्य देख लीजिएगा। अगर गोचर में गुरु ऐसे भाव में हो कि शुक्र को वो देख रहे हो तो आप संतति के लिए प्रयास कर लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आपके कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली के लिए नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण आदि आदि नक्षत्र, पुनर्वसु, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, जिसके कारण वो कम से कम आपको बुद्धिमान और ज्ञानी बना रहे हैं, और उन्होंने ही आपका कंसंट्रेशन बिलो किया है। इस वजह से शिव जी के मंदिर का दर्शन भी अवश्य कर लेना चाहिए। कम से कम शिव जी को कभी कभी सोमवार को या बुधवार को मक्खन अर्पित किया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।